बच्चे अब हमारे ना साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जैसा कि आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कर रहे हैं। तो साइंस के क्वेश्चंस है तो बिल्कुल फोकस के साथ आंसर देना, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस का बिल्कुल टाइम टू टाइम रिप्लाई भी करते रहना, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। और दूसरी बात, क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो जो बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ में नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब साइंस की क्लास है, साइंस की क्लास को बिल्कुल फोकस के साथ देखना, और बिल्कुल सभी क्वेश्चंस का कोशिश करना कि आप सब लोग क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सको, एटलीस्ट रिप्लाई करना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि भी आप सब लोगों का किस हिसाब से क्या आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की करेक्ट यूनिट क्या है? लाइट ईयर है, ठीक है। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.671, ठीक है। कुछ इतनी कितनी होती है? किलोमीटर्स के अंदर होती है, ठीक है। इतनी हमारी लाइट ईयर की वैल्यू होती है। ये किस में होती है? ये एक्चुअली डिस्टेंस की यूनिट है। सबसे पहले याद रखना कि लाइट ईयर बोला गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये डिस्टेंस की यूनिट है, किलोमीटर नहीं होती है हमारी। अगर ऐसा यूनिट्स की बात करें, क्योंकि बच्चे कई होते हैं ऐसा यूनिट्स के अंदर कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि अगर डिस्टेंस की बात कर ली जाए तो ऐसा यूनिट के अंदर डिस्टेंस होता है मीटर में नापते हैं, ठीक है। टाइम किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। और बच्चे वेट किस में नापते हैं? वेट हम नापते हैं जी बच्चे किलोग्राम के अंदर, ठीक है। वेट हम किस में नापेंगे? किलोग्राम के अंदर। करंट की ऐसा यूनिट क्या है? करंट की, तो करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की है वोल्ट है, और रेजिस्टेंस की है ओम है, ठीक है। रेजिस्टेंस की क्या है? ओम है। चलो, यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिबंध, उसकी क्या है? ऐसा यूनिट ओम है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? आर्न स्ट्रिंग यानी कि चींटी का डंक, मिथनोइक अम्ल यानी कि मिथनोइक एसिड, सिट्रस यानी कि साइट्रस, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अगला है कर्ड यानी कि दही, कर्ड का क्या है? लैक्टिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। टमाटो यानी कि टमाटर, टार्टिक एसिड। तो बताइए कौन सा गलत है आपका ऑप्शन इनमें से? इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का गलत है? जल्दी से बताइए। तो बच्चे अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो हमारा कौन सा गलत है? तो टमाटर की मैं अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि टमाटर जो होता है, ठीक है, टमाटर में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में अम्ल पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। दूध या दूध से बनी हुई कोई भी पदार्थ हो गया हमारा, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिट्रस हो गया यानी कि सिट्रस फ्रूट, जैसे हो गया हमारा ऑरेंज हो गया या आंवला हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे आंवला, तो आंवला के अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आंट की स्ट्रिंग के अंदर मिथनोइक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड भी सेम ही बात है कि आंट की स्ट्रिंग के अंदर मिथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड दोनों ही पाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी को किसके नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को, ठीक है। विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कोर्बिक एसिड पाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, टार्ट्रिक एसिड की बात की जाए कि टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड टर्मराइंड यानी कि इमली में मिलता है, ठीक है। टर्मराइंड यानी कि इमली के अंदर, इमली में कौन सा एसिड मिलता है? टार्ट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन, इन समर पीपल प्रेफर वेयरिंग, गर्मियों में लोग पहनना पसंद करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? हल्के रंग के कपड़े क्योंकि वे कम गर्मी अवशोषित करते हैं, गहरे रंग के कपड़े क्योंकि वे कम गर्मी अवशोषित करते हैं, गहरे रंग के कपड़े क्योंकि वे अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं, हल्के रंग के कपड़े क्योंकि वे अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। किस तरह के कपड़े पहनते हो तुम गर्मियों में, बताओ मुझे।
जी, तो जल्दी से बताइए सभी आंसर कि गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं। अकरम, हेलो, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। तो जल्दी से बताइए कि हम गर्मियों में कौन से तरह के कपड़े पहनते हैं। तो बच्चे, गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों हल्के रंग के पहनते हैं? क्योंकि गर्मियों में क्या है, हमें सूरज में जाना होता है और सूरज क्या करता है, अगर गहरा रंग है तो उसे गहरा रंग क्या करेगा, सूरज की किरणों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और हल्के यानी कि स्पेशली वाइट रंग के कपड़े क्या करते हैं, वाइट कोई भी चीज़ है वो क्या करेगी, सूरज की रोशनी को कम एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा कूल रहे। अगला क्वेश्चन जी, an object is placed at the center of curvature of concave mirror, the image found is, यानी कि एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा गया है, जो छवि मिलती है वह कैसी होती है? रियल और डिमिनिश्ड होती है, वास्तविक और क्षीण होती है, रियल और सेम साइज होती है यानी कि असली और एक ही आकार का, या फिर रियल और एनलार्ज होती है यानी कि वास्तविक और विस्तारित होती है, या फिर वर्चुअल और हाईली एनलार्ज्ड आभासी और बच्चे अत्यधिक विस्तारित होती है। कैसी तरह की इमेज मिलती है? मान लो मेरे पास कैसा है, कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण का ये हो गया मेरा फोकस हो गया, और इसके अंदर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हमारी इमेज कैसी है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ पे रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। आपको ये बताना है कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ फोकस के बीच में या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नीचे। चलिए जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या है? डी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एक बात ध्यान रख लेना, क्या चीज़, देखो ये चीज़ लर्न कर लो, ठीक है। जैसे मान लो हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण ले लो, ठीक है। तो अवतल दर्पण का ये आ जाता है हमारा फोकस आ जाता है, ये आ जाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो कि तुम्हारी जो किरणें हैं वो इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर से आ रही है, तो क्या बनेगा, तुम्हारी इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, ठीक है। मान लो तुम्हारी ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, इनफाइनाइट से आ रही है, तो तुम्हारा इमेज कहाँ बनती है, इमेज की मैं बात करूँ तो बहुत ही छोटी बनती है, और सबसे बड़ी बात फोकस पे बनती है, यानी कि यहाँ पे बनती है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारी इमेज यहाँ से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट तुम यहाँ पे रखोगे तो थोड़ा सा बड़ा इमेज बनेगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर छोटी इमेज बनी है तो तुम्हें अगर ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ पे रखोगे जैसे कि 2 नंबर पे, तो तुम्हारे 2 नंबर पे जो इमेज बनेगी वो रहेगी बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। मान लो तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, बियॉन्ड सी है, ठीक है, यानी कि सी से थोड़ी सी दूर है। अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट जो है वो सी से थोड़ा सा दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर है, तो तुम्हारी इमेज कैसे बनेगी जी बच्चे, थोड़ी सी बड़ी बनेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगी, ठीक है, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। फिर अगला मान लो तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो तुम्हारी इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी सेम साइज की बनेगी, यानी कि जितने साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उतने ही सेम साइज का हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, और क्या रहेगी, सेम ही साइज की बनेगी। और मान लो तुमने अपनी इमेज को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को तुमने यहाँ पे ला दिया, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ला दिया। तो अगर इन दोनों के बीच में लाओगे तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी, तुम्हारी इमेज चली जाएगी इसके पीछे, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इमेज छोटी थी, फिर थोड़ी सी और बड़ी, फिर थोड़ी सी और बड़ी, और फिर थोड़ी सी और बड़ी होती जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज नहीं चेंज होएगा, इमेज का साइज चेंज होएगा, वो थोड़ी सी और बड़ी बड़ी होती जाएगी। कैसे कि तुम पहले यहाँ पे लगो, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी,
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पार। और मान लो तुमने अपने जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रख दिया, फोकस पे रख दिया, तो तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो बियॉन्ड यानी कि इनफाइनाइट पे चली जाएगी, ठीक है, इनफाइनाइट पे तुम्हारी कैसी चली जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। और मान लो फोकस और पोल के बीच में तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकस और पोल के बीच में तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो तुम्हारी इमेज हो जाएगी वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल हो जाएगी। ये सारी इमेज कैसी है, रियल है। राम राम, नमस्ते। चलो अगला क्वेश्चन, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू, परमाणु द्रव्यमान संख्या के बराबर है। कौन सी द्रव्यमान संख्या के बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाभिक के प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये बताना है आपको कि एटॉमिक जो मास होता है वो कितना होता है, ठीक है। जी, तो बच्चे परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो परमाणु द्रव्यमान किससे बना होता है, तो हमारा परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर संख्या को तुम ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए संख्या की, एटॉमिक संख्या, तो एटॉमिक संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इन दोनों के बराबर होती है हमारी परमाणु संख्या, ठीक है। और द्रव्यमान क्या होता है, हमारे द्रव्यमान होता है जैसे कि अगर हमारा एटम है, एटम के नाभिक के अंदर हमारे जो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एटम के नाभिक के अंदर हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो बनाता है हमारा द्रव्यमान, ठीक है। और एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन है वो बनाएंगे हमारे क्या, संख्या। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बनाएंगे, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जी, चलो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रिक्शन डिसएडवांटेजेस, निम्नलिखित में से किसमें घर्षण हानिकारक है। जी, किसी मशीन के चलने वाले हिस्से में, यानी कि मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, या फिर सड़क पे चलना, वॉकिंग ऑन द रोड, वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना, यानी कि अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप व्हीकल, राइटिंग ऑन अ पेपर, कलम से कागज पर लिखना, ठीक है। गूगल बॉय तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब मैं सच में इस चीज़ से इरिटेट हो रही हूँ। गलत क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। मतलब थोड़ा बहुत तो थोड़ा तुम सेंस रखो कि भाई कैसे क्या बात कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन गलत है, तुम्हारा अधिकार है कि गलत क्वेश्चन को गलत कहना, ठीक है। जहाँ पे मुझे पता है कि आंसर मैंने सही दिया है, और जहाँ पे मुझे पता होता है ना कि भाई हाँ भी आंसर सही है, फिर उसमें भी तुम जानबूझ के करते रहते हो कि भाई नहीं मैडम आपने गलत आंसर दिया है, नहीं मैडम आपने जो बोल रहे हो वो आप गलत है। अरे भाई तुम तो खुद से चेक कर सकते हो ना एटलीस्ट। अगर तुम्हें गलत लगता है तो तुम गूगल से जाके चेक करो। मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि अगर मैं गलती कर रही हूँ तो मैं गलती का भी अपनाती भी हूँ, ठीक है। मैं मानती हूँ कि भाई हाँ वहाँ पे मेरी गलती हो सकती है, ठीक है। और मैं गलती अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताती भी हूँ कि यहाँ मेरे से गलत हो गया था, वो मैं सही भी करती हूँ। बट ये तुम बार बार में जो तुम ऐसे कर रहे हो ना, बहुत गलत है। आँख बंद करके कि भी नहीं मैडम आपने गलत बताया, नहीं मैडम आपने गलत बताया,
तो बच्चे ये तो थोड़ा सा सोचो ना कि आप भी गलत कर रहे हो, आप मेरे साथ में फिर नेगेटिविटी फैला रहे हो फिर इस तरीके से। अपना तो बिहेवियर सुधार लो थोड़ा सा। गलत जहां होगा डेफिनेटली मैं अगली वीडियो के अंदर ठीक कर दूंगी, ठीक है। ये नहीं कहती मैं ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई भी टीचर कि वो 100% सही हो, वो कोई टीचर नहीं होएगा, ठीक है। तुम मेरी वीडियो ले लो या किसी और की वीडियो ले लो, कोई टीचर 100% सही नहीं होएगा। बट तुम्हें गलती पे गलत कहने के अधिकार है, वो तुम स्कूल का टीचर ले लो, प्रोफेसर ले लो, या दुनिया जहाँ का कोई भी टीचर ले लो, उसको उसकी गलती पे गलत कहने का अधिकार है तुम्हें। बट यार हर बात पे कि तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, तो वो टीचर पढ़ाए क्या? तुम भी तो सोचो ना। जहाँ गलत होंगे मैं वहाँ गलत बोल दूंगी कि ये चीज़ मेरे से गलत हुई थी। जैसे लोथल का केस था, मैंने बोला और मैंने बच्चों को हंसी मजाक में बोल भी दिया था कि हाँ भी ज़्यादा ही बोल रहे थे। अरे यार वो थी गलती, और वो मैंने उसके अगले वीडियो के अंदर कहा भी था कि मेरे से गलती होगी थी, मैंने बोल दिया था। बट हर चीज़ के अंदर ये मत करो कि तुम मैडम आप हर क्वेश्चन गलत बता रहे हो। अगर मैं सारा ही क्वेश्चन में गलत ही बता रही होती तो तुम लोग मेरी वीडियो देखते ही क्यों, है ना। ये तो नेचुरल सी बात है। तो इस चीज़ को इतना ओवर वे में मत लेके जाओ, ठीक है, वरना फिर टीचर का मूड खराब होता है, टीचर का फिर पढ़ाने का मन नहीं करता। फिर यूँ होता है कि भी मैं पढ़ाऊँ ही क्यों, मैं गलत ही बताए जा रही हूँ, मेरे को फिर यूँ हो रहा है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउट में आ जाता है ना, कि फिर जो हमारे दिमाग में होता है तो फिर हम बोल ही नहीं पाते कि जो चीज़ें मेरे को और चीज़ें याद आ रही है कि दूसरे बच्चों के लिए मेरे को ये भी बताना है वो भी बताना है, फिर वो नहीं आ पाता, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने कमेंट्स को, जो नेगेटिव कमेंट्स है ना, अपने नेगेटिव कमेंट्स को कंट्रोल में रखो, ठीक है, प्लीज़। चलो, तो फ्रिक्शन की बात की जाए, देखो हमें सबसे पता है फ्रिक्शन मतलब कि यानी कि कहाँ पे घर्षण, ठीक है। घर्षण का काम क्या होता है? घर्षण को, गति को अगेंस्ट में जाना, ठीक है। मान लो तुम जा रहे हो, जाते 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 कोई रुकावट आ गई, ठीक है। अब रुकावट जो आई है वो है तुम्हारा घर्षण, ठीक है। घर्षण की सबसे पहली बात किस किस तरह के होते हैं घर्षण हमारे? होते हैं बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यानी कि मान लो तुम रुके हुए हो तो रुकने के कारण जो घर्षण आया है वो किसके कारण, मतलब रेस्ट के अंदर भी एक घर्षण आ रहा है। जैसे कि तुम मान लो एक कहाँ पे हो, जैसे कि ये मान लो वो हमारा स्लाइडिंग वाला होता है ना, तो हम स्लाइडिंग वाले जो एक झूला होता है उसके ऊपर तुम बैठे हो, ठीक है। और यहाँ पे बैठने के अंदर तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे तुम्हें एक बार बैठ गए बट तुम नीचे नहीं गए, ठीक है। तो वहाँ पे नीचे क्यों नहीं गए? हालांकि वो तो स्लाइडिंग होना चाहिए, है ना। यहाँ पे बैठते ही, कोने पे बैठते ही तुम फिसल जाने चाहिए, पर ऐसा नोटिस करते हैं ना कि कभी कभार हम यहाँ पे फिसलते नहीं है। तो क्यों नहीं फिसलते? क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण, कि जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में बने रहने का फ्रिक्शन क्या होता है? वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग यानी कि बस एग्जैक्टली जो यहाँ पे तुम्हारा आएगा स्लाइडिंग, कि मान लो तुम यहाँ पे स्लाइड करते हुए फिसल रहे हो, तो स्लाइडिंग के दौरान जो तुम्हारा फ्रिक्शन आएगा, जैसे हम नोटिस करते हैं कि कभी कभार ये स्लाइडिंग वाली जो होती है, झूले होते हैं, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं, है ना। कई बार होते हैं ना बच्चों के साथ, किया ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ऐसे झूले पे बिठा दिया, नीचे बैठे और यहाँ पे बीच में रुक गए। रुकते हैं ना फिर बच्चे रोने लग जाते हैं कि मम्मी रुक गया ये झूला रुक गया। तो फिर वो पेरेंट्स बोलते हैं कि थोड़ा सा और आगे, हल्का सा आगे चल ले, अपने आप चल पड़ेगा, अपने आप तुम नीचे आ जाओगे। तो उसमें क्या आता है, वहाँ पे भी फ्रिक्शन आ जाता है कई बार, कि स्लाइड करते हुए भी फ्रिक्शन आ जाता है। और तीसरा आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग में क्या होता है, मान लो तुम रोल करते हो, रोलिंग के दौरान तुम उल्टा गुलाटी मार रहे हो, और गुलाटी के दौरान जो फ्रिक्शन आता है वो कौन सा? रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे हम व्हीकल्स के अंदर देखते हैं, ठीक है, जैसे वो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के पहियों के बीच में क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो बच्चे हमारे लिए फ्रिक्शन ज़्यादा फायदेमंद, इसमें कहा है कि हानिकारक कैसे होता है। तो फ्रिक्शन हानिकारक कैसे होएगा? जैसे ज़्यादा जैसे हमारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, गाड़ियों के अंदर क्या होता है, हमारे जैसे टायर होते हैं, ठीक है, तो टायर के अंदर वो ऐसे टायर बनाए जाते हैं जिसमें हल्का सा फ्रिक्शन आए, ठीक है। फ्रिक्शन क्यों आए ज़्यादा? ताकि मतलब एक यूँ होता है, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा मतलब इतना स्मूथ चले। वैसे तो कोशिश होती है कि गाड़ियाँ जितनी स्मूथ चले उतना अच्छा है, ताकि पेट्रोल ज़्यादा खर्च ना होए।
लेकिन हमें गाड़ी रोकनी भी तो है, हमें गाड़ी की स्पीड को भी तो मेंटेन करना है। तो उसके लिए भी टायर को वैसा वैसा हार्ड वाला टायर और उस तरह का खुदरा सा टायर बनाते हैं ताकि उसकी गाड़ी की स्पीड की लिमिट को कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए हमारे लिए फ्रिक्शन फायदेमंद है। दूसरी बात, जब मैं किसी पेन या कॉपी पे लिख पा रही हूँ तो लिख किस लिए पा रही हूँ? मैं लिख पा रही हूँ क्योंकि फ्रिक्शन है बच्चे। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो मैं ये पेन या कॉपी पे कुछ भी कॉपी के ऊपर, पेज के ऊपर मैं कुछ भी लिख रही होती, वो ऐसा ही स्लाइड करते हुए चला जाता। तो पेन की जो निप होती है ना, मतलब जो निप के अंदर से जो इंक निकल रही होती है, तो वो इंक किसके कारण निकलती है? फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हम रोड पे चल किस पा रहे हैं, किस कारण चल पा रहे हैं? अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं हमारे रोड के ऊपर, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हम चल नहीं पाते, हम रोड के ऊपर स्लाइड करते, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह पे हमारे लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। सो इन चीज़ों के लिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चे, मशीन के अंदर फ्रिक्शन आ गया, जैसे कोई मशीन है, मैं उसके अंदर मशीन चला रही हूँ, अब मशीन के अंदर बार बार में रुकावट आ रही है, घर्षण आ रहा है, तो दिक्कत होगी मुझे, क्योंकि फिर बाद में मुझे वहाँ पे उसके अंदर मशीन के अंदर तेल या फिर और भी जो मेहनत है वो ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है, बाकी दूसरी जगहों पे फ्रिक्शन जो है बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आर। जी, मंगल और बृहस्पति के बीच के स्थान घेरने वाली वस्तुएं हैं। एस्ट्रॉइड है यानी कि क्षुद्र ग्रह है, कॉमेट्स है यानी कि धूमकेतु है, उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट है, मीटियोर्स है यानी कि उल्टा है। जल्दी से बताइए किसे कहा जाता है? तो बच्चे, मैंने अभी अभी कहा कि क्या कहा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या पाया जाता है? जैसे हमारे, अगर मैं पूरे मंगल ग्रह की सौर मंडल की बात करूं, ठीक है, तो सौर मंडल के अंदर सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारी पृथ्वी, ठीक है, फिर उसके बाद में आता है मंगल, और उसके बाद में आता है बृहस्पति, ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा सैटर्न, ठीक है, सैटर्न, फिर बाद में आता है अरुण ग्रह, और फिर बाद में आता है नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून आता है। तो मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में क्या मिलती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है, जो कि कई सारे छोटे छोटे पत्थरों से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और ये पत्थर क्या करते हैं? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स जो मिलते हैं वो हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं, ठीक है। मंगल और मंगल को मिला के, और मंगल से पहले वाले ग्रहों को क्या बोला जाता है? इनर ग्रह कहा जाता है। इनर या फिर जी बच्चे वो कौन सा? टेरेस्ट्रियल, ठीक है, स्थलीय, टेरेस्ट्रियल ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, बृहस्पति और बृहस्पति के बाकी सारे मिला के उनको कहा जाता है जोवियन या आउटर प्लैनेट, ठीक है, जोवियन या आउटर प्लैनेट। तो बच्चे, इनको इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात, इनर क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के क्या है? इनसाइड है ना। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है? एक परत सी है। तो इस परत के अंदर वाले जो बेल्ट, अंदर वाले ग्रह जैसे कि मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये क्या है? इनर या टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय है, इनके पास जमीन मिलती है। और दूसरे बृहस्पति, सैटर्न, अरुण, ये क्या है? ये जोवियन या आउटर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये गैसियस प्लैनेट है, यहाँ पे आपको जमीन नहीं मिलेगी, यहाँ पे गैस ज्यादा मिलेगी, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर साउंड अंडर वाटर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पानी के नीचे ध्वनि मापने के लिए किया जाता है? हाइड्रोफोन, हाइड्रोस्कोप, हिप्सोमीटर या फिर मैकमीटर। किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए बच्चे। तो किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का पानी के ध्वनि मापने के लिए? तो बच्चे, हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, किसका? पानी की ध्वनि को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन,
जी, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? तो बच्चे जोसेफ प्रिस्टली ने करी थी ऑक्सीजन की खोज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज मिक्सचर्स आर कैरिड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर रेस्पिरेशंस? गहरे समुद्र में गोताखोर वर्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वायु यानी कि एयर, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन और हीलियम। तो बच्चे यूजुअली तो हमारे जो होता है, हम जैसे सांस लेते हैं, ठीक है, वायु के अंदर से सांस आ रही है, अभी हम जैसे समुद्र से बाहर है, ठीक है, अभी हम नॉर्मल एयर ले रहे हैं, तो नॉर्मल एयर के अंदर क्या आएगा? ऑक्सीजन भी आएगी, नाइट्रोजन भी आएगी और दूसरी गैसेज भी आएगी। बट जैसे ही हम डीप सी डाइव कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही हम समुद्र के अंदर जाके बहुत ही गहराई के अंदर जा रहे हैं ना, तो गहराई के अंदर जाने के कारण हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो जब हम वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, दूसरी गैसेज भी होती है। तो उन सभी गैसेस को, उन सभी मतलब उन सब की मात्रा को बैलेंस रखने के लिए और उसके प्रेशर को भी बैलेंस रखने के लिए हम ऑक्सीजन के साथ में हीलियम को लेके जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में हीलियम को लेके जाते हैं ताकि प्रेशर का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अगला, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो द प्रोसेस इज नोन एज, यानी कि सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं उनको क्या करते हैं, उनका जो ओर में से हम जो मेटल निकालते हैं, सल्फाइड निकालते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी एयर के अंदर यानी कि बहुत सारी ऑक्सीजन के अंदर उसको गर्म करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? जलना यानी कि बर्निंग, हीट यानी कि गर्म करना, रोस्टिंग कहा जाता है, ब्लेजरिंग कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग के अंदर देखो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल होएगी, यानी कि मेटल को, ठीक है, जैसे ओर है, मेटल का अयस्क है, उसमें से अगर प्योर धातु निकालनी है मुझे, तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग के अंदर मैं क्या करती हूँ, ऑक्सीजन का यानी कि एयर का इस्तेमाल करती हूँ। और दूसरा होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन के अंदर मैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है, कैल्सिनेशन के अंदर मैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करती, बाकी दूसरी के अंदर, रोस्टिंग के अंदर मैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हूँ। ये दोनों चीज़ें याद रखना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ही है, और कुछ नहीं पूछने वाले। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स? निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन्स का सामान्य सूत्र है? एल्कीन्स तो हमारे तीन आते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है, एल्काइंस। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है जिसके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है, तो जिसके कारण हमारा कार्बन का जो फॉर्मूला बनता है वो CnH2n प्लस में 2 बनता है, ठीक है, CnH2n प्लस में 2 बनता है हमारे एल्केन्स का फॉर्मूला। एल्कीन के अंदर क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, यानी कि 2 बॉन्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे इसका फॉर्मूला बनता है CnH2n, ठीक है। और एल्काइन के अंदर क्या होता है? एल्काइन के अंदर होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है, 3 बॉन्ड होती है, तो जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये फॉर्मूलेज याद रखना, CnH2n, ठीक है। तो याद रखना एल्केन के अंदर क्या होता है? 2n+2, एल्कीन के अंदर 2 माइनस कर दो और एल्काइन के अंदर 2 और माइनस कर दो, 2n-2, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास बस यहीं तक है, फिर अब अगली क्लास होएगी हमारी 1 बजे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग उसी क्लास के अंदर भी बिल्कुल उतने ही ज़ोरों शोरों से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और कोई भी दिक्कत हुई हो या फिर कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और बाकी अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।